सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, तारीखी फैसला आया, बड़ा भयानक और अफसोसनाक वाक़या जो कि 20 जुलाई 2021 को पेश आया था। इस्लामाबाद जैसे शहर में नूर मुक़द्दम का बहिमाना कत्ल कर दिया गया था और उस पर आज एडिशनल सेशन जज अतार रब्बानी ने यह फैसला सुनाया कि मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र जिस पर कत्ल साबित हुआ उसको सज़ाए मौत सुना दी गई। तो ये बड़ी अहम पेशरफ थी और बड़ी अच्छी खबर आई। तो लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम में हम शामिल कर लेते हैं कि पूरी इस केस की टाइमलाइन क्या रही। तो पहले वो मैं आपको बताती हूँ, फिर हम इस पर बाकायदा डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि नूर मुक़द्दम जिसे 20 जुलाई 2021 को इस्लामाबाद में कत्ल किया गया, पुलिस की जानिब से दावा किया गया कि नूर को गोली मारकर ज़िबा किया गया। केस की तफसीलात सामने आने के बाद मामला सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगा। सोशल मीडिया पर कई रोज़ तक जस्टिस फॉर नूर ट्रेंड करता रहा। 20 जुलाई 2021 को नूर मुक़द्दम के वालिद ने पैनल कोर्ट की दफ़ा 302 कत्ल के तहत ज़ाहिर जाफ़र के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। FIR में ज़ाहिर जाफ़र और दीगर को नामजद किया गया। उसके बाद पुलिस ने मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र को 21 जुलाई 2021 के रोज़ गिरफ्तार किया। 23 जुलाई को तफ्तीशी अफसरान ने अमरीका और बरतानिया से ज़ाहिर जाफ़र के क्रिमिनल रिकॉर्ड के लिए रब्ता किया। 25 जुलाई के रोज़ पुलिस ने ज़ाहिर के वालिदैन घरेलू मुलाजमीन को गिरफ्तार किया और इसी तरीके से 26 जुलाई को मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र ने नूर मुक़द्दम के कत्ल का एतराफ़ किया। 26 जुलाई को वफाकी वज़ारत दाखिला ने ज़ाहिर जाफ़र का नाम ब्लैक लिस्ट में डालते हुए तमाम मुल्ज़िमान के नाम ECL में डालने की सिफारिश की और 27 जुलाई को पुलिस ने मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए। 30 जुलाई पोलीग्राफिक टेस्ट और दीगर टेस्ट कराए गए। इस दौरान मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र के जिस्मानी रिमांड में तौसी होती रही। पुलिस ने अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर ली तो अदालत ने मुल्ज़िम का 14 रोज़ के लिए जुडिशल रिमांड मंजूर किया। 5 अगस्त को ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन की दरख्वास्त से ज़मानत मुस्तरद हुई और 10 अगस्त को मुल्ज़िमान के नाम ECL में डाले गए। अदालत ने कहा मुल्ज़िमान ने न सिर्फ जुर्म की हौसला अफजाई की बल्कि शवाहिद को मिटाने की भरपूर कोशिश की। 14 अगस्त DNA टेस्ट और फिंगरप्रिंट्स ने ज़ाहिर जाफ़र के कत्ल में मुलव्विस होने को जाहिर किया। 15 अगस्त थेरेपी वर्क्स का मालिक और 5 मुलाजिम गिरफ्तार किए गए। 23 अगस्त को तमाम 6 अफराद को जमानत मिल गई। 26 अगस्त को नूर मुक़द्दम के वालिद ने जमानत के खिलाफ अदालत से रुजू किया। 31 अगस्त ज़ाहिर जाफ़र को अमरीकी सिफारत खाने के कौंसलर तक रसाई दी गई। 1 सितंबर को ये बात सामने आई कि ज़ाहिर जाफ़र के वालिद ने थेरेपी वर्क्स की मदद तलब की। मुल्ज़िम के वालिद ने थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन से कहा कि वो इसे क्लिनिक में मुंतकिल करें। 4 सितंबर को सरबरा थेरेपी वर्क्स ने कहा कि ज़ाहिर शराबी था मगर पागल नहीं था। 9 सितंबर को एक बार फिर केस की समाअत हुई। ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन और दीगर 3 मुल्ज़िमान भी अदालत में पेश हुए और ज़मानत की दरख्वास्त रद्द कर दी गई। 11 सितंबर को पुलिस ने तफ्तीश मुकम्मल करते हुए अदालत में ज़िमनी चालान जमा कराया। 23 सितंबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला महफूज किया। 29 सितंबर ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन की दरख्वास्त ज़मानत फिर मुस्तरद की गई। 4 अक्टूबर तमाम मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद की गई और ट्रायल का बाज़ाब्ता आगाज़ हुआ। 20 अक्टूबर ज़ाहिर जाफ़र ने फ़र्द जुर्म के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जो कि मुस्तरद हुई। 13 नवंबर को मकतूल नूर मुक़द्दम और ज़ाहिर जाफ़र की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आई। अक्टूबर में शुरू होने वाला ट्रायल 22 फरवरी को इख्तिताम पजीर हुआ। 24 फरवरी को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र को सजाए मौत सुना दी। लेकिन उससे पहले अदालत में समाअतों के दौरान मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र ने कई ड्रामे किए और कई हथकंडे इस्तेमाल किए। 3 नवंबर 2021 पेशी पर अदालत में ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू किया। मुल्ज़िम को कमरे अदालत से बाहर लाया गया तो मुल्ज़िम ने पुलिस एहलकारों से हाथापाई की। मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र के वकील की जानिब से 8 दिसंबर को मुल्ज़िम को जहनी तौर पर बीमार करार दिया गया। 17 जनवरी 2022 मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र को कुर्सी पर बिठा के अदालत में पेश किया गया। 20 जनवरी 2022 को मुल्ज़िम स्ट्रेचर पर कमरा अदालत में आया। 20 जनवरी 2022 अडियाला जेल हुकाम रिपोर्ट अदालत में पेश की गई जिसमें मुल्ज़िम को जहनी और जिस्मानी तौर पर फिट करार दिया गया। 24 जनवरी 4 दिन बाद मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र पैरों पर चलकर अदालत में आया लेकिन हुनूदगी की हालत में ज़मीन पर बैठा रहा। ये तमाम टाइमलाइन थी
जो कि आपको बताना बड़ा ज़रूरी थी। लेकिन आज के फैसले के हवाले से हम बात करेंगे, जो कि यकीनन जीत है नूर मुक़द्दम की। अब दुआ है कि नूर मुक़द्दम को ये इंसाफ आगे तक मिले और इस पर अमल दरामद भी हो। इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो कि तमाम तर केस उन्होंने देखा, नूर मुक़द्दम का एडवोकेट हमारे साथ शाह खावर साहब मौजूद हैं, उनको हम वेलकम कहेंगे। और बैरिस्टर अमरीन कुरैशी साहबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाह खावर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, जिस तरीके से आप पूरा केस लेके चले, जिस तरह आपने इस केस की पैरवी की। बहुत ज़बरदस्त फैसला आया है, आप हक़ में आया है नूर मुक़द्दम के। समझता हूँ कि एक गो के उसमें थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन जो फैसला है वो मैं समझता हूँ कि बड़ा काबिल इत्मीनान है, क्योंकि इसमें जो मरकजी मुलजिम है ज़ाहिर जाफर, उसको जो है वो कानून के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा सज़ा है, सज़ाए मौत, वो आज अनाउंस हुई है। और उसके साथ उसके जो दो सहूलतकार थे, उनके घरेलू मुलाजिम, जिन्होंने इस जुर्म के इर्तिकाब में न सिर्फ उसकी मुआवनत की बल्कि एक अहम रोल भी अदा किया, तो उनको भी 10 सज़ा हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो नूर मुक़द्दम के वालिदैन हैं, उनके अहले खाना हैं, अजीज़ व अकारिब, बल्कि पाकिस्तान वाले तमाम वो ख़वातीन और हज़रात जो कि इस केस को फॉलो कर रहे थे और इसके बारे में बेचैन थे और वो चाहते थे कि इसमें जो है वो करारवा की सज़ा दी जाए, तो आज जो है वो उन सबको इत्मीनान हो गया। गो कि नूर मुक़द्दम तो दुनिया में वापस नहीं आ सकेगी, लेकिन जो एक सज़ा और जज़ा का जो कॉन्सेप्ट है वो तो दुनिया में रहेगा। और एटलीस्ट हम सबको और तमाम लोगों को जो है ये इत्मीनान है कि आज कम से कम इंसाफ का बोलबाला होगा। अच्छा, क्योंकि बैरिस्टर साहब आप कई दफ़ा मेरे प्रोग्राम में, दीगर चैनल्स पर आप ये बोलते रहे, बड़े पुरुमीद रहे आपकी, ये ना सिर्फ फ़ैसला जल्दी आएगा और फ़ैसला हक़ में आएगा, और वो हुआ भी। लेकिन जो वालिदैन को ज़मानत दी गई, वालिदैन को बरी किया गया, और ना सिर्फ थेरेपी वर्क्स के जो मुलाजमीन थे उनको ही बरी किया गया, इसको आपने कैसे देखा? क्योंकि लिंक तो रहा थेरेपी वर्क्स का, फिर वालिद का ख़ास तौर पर ज़ाहिर जाफ़र के कत्ल के बाद भी उनसे राब्ते में रहा, वो फ़ोन रिकॉर्ड भी मौजूद था। देखिए, असल में अभी तक जो इसका जो फैसला है तफसीली वो हमारे पास आ तो गया है जी जी हमारे टेलीफोन के ऊपर, लेकिन चूंकि मैं ज्यादा मसरूफ हूँ इसमें मीडिया के साथ, मैं अभी तक तो उसमें यह है कि जब हम उसको पढ़ेंगे फिर उसकी वजूहात हमारे सामने आएंगी और फिर हम देखेंगे अगर नूर मुक़द्दम की जो फैमिली है उनसे भी मुशावरत के बाद और जो इसमें प्रोसिक्यूशन टीम है उससे भी मुशावरत के बाद अगर महसूस किया कि उसके किसी हिस्से से या कई लोगों की बरियत के खिलाफ हम अपील में जाएं, तो वो ऑप्शन भी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं कहता हूँ कि हर एक के खिलाफ जो है वो अलग फर्द जुर्म थी, क्योंकि जो मुलजिम जाकिर जाफर जो है उस पर तो सीधा कत्ल का इल्ज़ाम था और रेप का इल्ज़ाम था और उसको महबूस रखने का इल्ज़ाम था, तो वो उन तमाम इल्ज़ामात में उसको सजाएं हो चुकी हैं। एक तो उसको कत्ल में सजा हुई है, रेप में उसको उम्र कैद हुई है, उसको महबूस रखने 10 साल हुई है, और इसी तरह एक इलीगल रिस्ट्रेंट में रखने की भी उसको 1 साल हुई है, तो मजबूर उसको 36 साल जो है वो कैद भी हुई है सजाए मौत के साथ। तो हम ये समझ, वो अलग बात है कि वो तमाम सजाएं जो हैं वो इकट्ठी एक साथ शुरू हो जाती हैं, लेकिन अगर आप क्वांटम ऑफ सेंटेंस अगर देखें तो उसको सजाए मौत के साथ साथ 36 साल सजा भी हुई है। तो ये एक बड़ा, मैं समझ एक इत्मीनान वाली बात है, और चूंकि लोगों का भी जो है वो एतमाद अदालती निज़ाम पर भी बढ़ेगा और एक मैसेज भी माशरे में जाएगा कि एक जो तासुर दिया जाता था कि जो मुल्ज़मान की फैमिली है वो बड़े बासवर हैं, वो बड़े माल दौलत वाले हैं और वो पुलिस को या ये जुडिशरी या जजेस को या वकला को जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकेंगे अपने वो जो है असर और रसूख से और अपनी दौलत, तो वो चीज़ें बिल्कुल काम नहीं आई। आप वो सारे अगर कोई कहीं पे तजिए ऐसे होते भी थे तो वो धरे के धरे रह गए। तो लोगों ने देख लिया कि इंसाफ जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान में मिलता है और मिल सकता है, और इस केस में जो है वो एक कम अरसे में जो है ये इंसाफ फराहम हुआ है। ये तो खैर अच्छी बात है, क्योंकि इससे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, क्योंकि मुख्तलिफ लोग बातें कर रहे हैं, लोगों की अपनी राय है, तो हम ज़रा उस पर भी बात करेंगे शाह खावर साहब, क्योंकि आप ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं इसका।
लेकिन ज़ाहिर है फिर भी ख़वातीन हैं जो हमारे माशरे की ख़वातीन, बेटियाँ, बच्चियाँ जिनके साथ जुल्म होता है, रेप होता है, यहाँ तक कि उनको कत्ल कर दिया जाता है। यकीनन इन तमाम बेटियों की जीत है। अमीन कुरैशी साहिबा, हम बहुत से रेप केसेस पर, तशद्दुद के वाक़यात पर बहुत बात करते हैं, चाहे वो बच्चों पर हो, औरतों पे हो, ख़वातीन पे हो, लेकिन नूर मुक़द्दम ऐसा केस था जिसने पूरे माशरे को हिला के रख दिया। एक खौफ की फ़ज़ा कायम हुई कि इस्लामाबाद जैसे शहर में अगर ख़वातीन महफूज नहीं हैं तो फिर कहाँ महफूज होंगी? आपने इस फैसले को किस तरह से देखा? जी बिल्कुल सुमैया, बहुत सारा मुल्क हिल गया था 20 जुलाई को जब ये खबर आई, और जिस तरीके से मीडिया और सोशल मीडिया पे इसमें जो प्रेशर बिल्ड किया है उन लोगों पे जिनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो एक प्रॉपर तरीके से चले, मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। एंड सेकेंडली शाह खबर साहब इधर हैं, उनके ऊपर जो प्रेशर था, आई थिंक उनके पास प्रेशर नहीं था, मगर एक एक्सटर्नल जो एक आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत ज़्यादा आ जाती है टू कंडक्ट द केस, साथ प्रोसिक्यूशन पे, पुलिस पे, वो जिस तरीके से चले हैं और जिस तरीके से उन्होंने केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, जो एक उसका क्राइटेरिया होता है कि आपकी एविडेंस इतनी स्ट्रांग हो कि जो पनिशमेंट है इट शुड बी एट पार विद द पनिशमेंट ग्रांटेड। सो ट्रायल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज फॉर मर्डर केस, और जिस तरीके से इस केस को चलाया गया है, जिस केस से इसमें प्रोसिक्यूशन ने और वकीलों ने जिस तरीके से काम किया है, ये उनकी बदौलत है। और आई वुड से कि समैया, बोल्ड टीवी ने हर डिसीजन या हर हेयरिंग के बाद इसके ऊपर केस किया, इसके ऊपर प्रॉपर टीवी प्रोग्राम किया है, उसको डिस्कस किया है, उससे भी लोगों के पास अवेयरनेस आई है। लोगों ने इस चीज़ को देखा है कि किस तरीके से एक सो कॉल्ड ताकतवर, एक एलीट फैमिली जो हम एक प्रिज्यूम करते हैं कि मेंटली होंगी, उन्होंने कितना बहुत ही जानवरों की तरह एक बच्चे के साथ जो हरकत की है, और उसका जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से इसके ऊपर स्पेशल रिपोर्ट किया है, सो ये सारी जो चीज़ें थी, इसकी वजह से मुझे लगता है कि बहुत अच्छी डिसीजन आई है। एंड ऑब्वियसली अब ये अपील करेंगे और इस पे इनका राइट बनता है। मैं ज़रा इस पे बात करना चाहती हूँ। अमीन साहबा, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, और यहाँ पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी शाह खबर साहब का। थैंक यू सो मच शाह साहब, आपने हमेशा टाइम दिया। जब भी ये हेयरिंग होती थी, आई नो कि आप पे कितना प्रेशर होता है, लेकिन कभी आपने हमें मना नहीं किया कि डायरेक्ट प्रेशर, वो प्रेशर आपने किस तरह से उसको कैरी किया, ना सिर्फ कैरी किया बल्कि आप हमारे तमाम सवालों का जवाब देते रहे। हत्ता कि करैक्टर असैसिनेशन जिस तरीके से नूर मुक़द्दम की सोशल मीडिया पे की जाती रही, बाद में जिस तरीके से मुनारिफ हुआ मुजरिम, अब तो मुजरिम कहना चाहिए, ज़ाहिर जाफ़र, जिस तरह से मुनारिफ हुआ अपने बयानात से, और आपने मीडिया के तमाम सवालों का खन्ना पेशानी से जो है वो सामना किया और जवाब भी दिया। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट कि आपने हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्ड किया इस तमाम तर सूरत हाल में। और दूसरी बात ये कि अब जब हम अपील की बात करें, क्योंकि हम इस पर डिस्कशन कर चुके हैं ट्रांसमिशन में, कि ज़ाहिर अपील का हक़ होता है, जो कि जिसको सज़ा सुनाई जाती है, अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी जा सकता है, फिर आगे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, सदर से भी रहम की अपील कर सकता है। इस सारे प्रोसीजर में कितना टाइम लगता है और कितना लगना चाहिए इस केस को देखते हुए? जी देखिए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये हमारा ज़ाब्ता फौजदारी का ये तकाजा है कानूनी कि जब कोई भी सेशन कोर्ट किसी भी मुलज़िम को सज़ाए मौत अनाउंस करती है तो उस पर उन्होंने खुद ही एक रेफरेंस जो है वो मुतलका हाई कोर्ट में जमा करवाना होता है, जो कि इस सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। तो इसके सज़ाए मौत पर तक अमल दरामद नहीं होता कि जब तक हाई कोर्ट के 2 जज साहिबान इस पूरे केस को दोबारा जो है एवेल्युएट करके और इसकी डेथ सेंटेंस को कंफर्म जब तक नहीं करेंगे तो उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि अगर ये हाई कोर्ट इसको कंफर्म कर देती है तो फिर भी मुलज़िम के पास, जैसे अभी आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का एक जो है वो बिल्कुल मौका होता है, वो एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद सदर की रहम की अपील भी होती है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन बुनियादी बात यह है कि जो ट्रायल कोर्ट है जिसके सामने शहादत पेश की गई है और जिसने ट्रायल कंडक्ट किया है, वो बिल्कुल कन्विंस्ड है कि उसके खिलाफ ये केस साबित हो चुका है, इसलिए उसको उन्होंने जो सबसे सख्त सजाए मौत है वो अवॉर्ड की। अच्छा, क्योंकि आज हम बात कर रहे थे तो एक शिक का जिक्र किया गया 311
जो अगर फैसले में शामिल हो तो फिर आप आपस में सुलह का कोई आपके पास ऑप्शन नहीं होता है कि फरीकैन में सुलह हो जाए। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है क्योंकि डिसीजन मेरे सामने है। तो क्या फिर सुलह का यहाँ पर ऑप्शन खुला रहेगा अगर सुलह करना चाहें दोनों फरीकैन, जो कि होनी तो नहीं चाहिए? देखिए, बात यह है कि ये किसास और दियत का कानून है, और लेकिन उसमें ये भी देखना है कि वो जो रेप का जो सजा है वो तो काबिल राजीनामा नहीं है। तो एक बड़े रिमोट क्या मैं कहता हूँ कि नामुमकिन है कि जो नूर मुकद्दम के वालिदैन या उसके जो वारिसान बनते हैं वो कभी भी इसमें सुलह करेंगे, मेरा नहीं ख्याल। और जहाँ तक 311 दफा की आपने बात की है तो वो सूरत में होती है कि किसास और दियत के तहत अगर कोई राजीनामा हो भी जाए तो फिर भी ये सवाबदीद जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट की होती है कि वो अगर ये देखे कि इसमें फसाद फिल अर्ज का खतरा है कि अगर ऐसे बंदे को राजीनामे की बुनियाद पर भी अगर छोड़ दिया गया तो वो फिर दुनिया में फिर फसाद बर्पा करेगा, तो फिर वो उसको जो राजीनामा जो है वो किसास और दियत के तहत तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन ताजीर में उसको फिर भी सजा मेंटेन रख सकती है। तो ये 311 की जो है ये स्पिरिट है, और ये सवाबदीदी इख्तियार जो है वो ट्रायल कोर्ट का है। राइट, बिल्कुल सही। ये ज़रा आपने अच्छा क्या क्लियर कर दिया। अच्छा अमरीन साहिबा, क्योंकि हम थेरेपी वर्क्स, ये ज़ाहिर इसमें हमें सामने आया कि थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन भी थे, उन पर भी ज़ाहिर इल्ज़ामात थे, वो फिर बरी भी कर दिए गए आज। लेकिन ये थेरेपी सेंटर्स, उसके मुलाजमीन, इसके किरदार को आप कैसे देखती हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में देखती हैं, ख़ासतौर पे इस जैसे जहनी बीमार किस्म के लोग जो मुआशरे में इतनी ज़्यादा फसाद फैलाते हैं, हत्ता कि किसी की जान ले लेते हैं? क्या ये थेरेपी सेंटर्स पे भी क्वेश्चन मार्क नहीं है? जी बिल्कुल, वेकअप कॉल थी ये जब केस हुआ और उसके बाद ये इंडिविजुअल सामने आए जो इन्वॉल्व थे इस कमीशन ऑफ क्राइम के लिए। तो ये वेकअप कॉल थी कि किस तरीके से ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपना सो कॉल्ड अपने आप को सर्टिफाई बताते हैं या अपने आप को एक प्रोफेशनल तौर पे अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं और लोगों के घरों में जाते हैं। ये लोग स्कूलों में जा रहे हैं ऐसे लोगों के साथ। जाहिर जाफर एक बच्चों के स्कूल में जाके उसने कोई लेक्चर वगैरह दिया था। तो क्या हमारे पास कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है? हम किस तरीके से चेक एंड बैलेंस करते हैं? कोई भी आके कह दे कि हम बाहर से फॉरेन हमने सर्टिफिकेशन ली हुई है और इस तरीके से। सो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं और आई थिंक इट वाज अ वेकअप कॉल कि गवर्नमेंट भी इस चीज़ को देखे, इनको रेगुलेट करे और इनको चेक एंड बैलेंस रखे, ताकि आगे जाके कभी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी किसी भी मुल्जिम को ना मिले कि वो ऐसे खुद ही ज़हनी मरीज या कि अल्कोहलिक था वो, कि खुद ही वो अगर अल्कोहलिक है और वो वहाँ पे जा रहा है और जिस तरीके से उसने क्राइम किया है, सो वो बहुत उसका मेंटल स्टेट मस्ट बी, वो पागल ही समझ लें कि वो ही मस्ट बी रियली आउट ऑफ हिज माइंड टू थिंक कि वो ये सारी चीज़ें करेगा और उसको कन्विक्शन नहीं होगी। मगर उसमें मैं फिर कहूँगी कि ताकत और पैसे का जो नशा होता है वो बहुत ज़्यादा लोगों को पागल कर देता है आपको, और उसको जैसे उसके वालिद साहब का भी था कि ही विल हैंडल इट, वो उसकी स्टेटमेंट भी आई थी। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अफेक्ट करती हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। तो शाखावर साहब, आपकी बात हुई नूर मुक़द्दम के वाले से, शौकत मुक़द्दम के, वो आगे क्या इरादा रखते हैं? क्या उनको लगता है कि यहाँ पर उनके यानी कि ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन को और थेरेपी वर्क से मुलाजमीन को बरी किया जाना चाहिए था? क्या आगे इस पर वो कोई एक्शन या कोई पटिशन पर जाना, क्या प्लान क्या है उनका इन फ्यूचर? देखिए, अभी तो ये है कि वो तो इस फैसले से जो है वो काफ़ी हद तक, क्या बल्कि पूरी हद तक, बहुत ज़्यादा। लेकिन जहाँ तक उसके वालिदैन के बरी होने का ताल्लुक है या थेरेपी वर्क्स के, तो उसमें जब हम डिटेल पे जजमेंट पढ़ेंगे, फिर आपस में हम मुशावरत करेंगे, तो उसमें हम जब अगर महसूस किया कि इस पे ऐसी ज़रूरत है कि इसको हम चैलेंज करें, तो ये ऑप्शन तो हमारे पास बहरहाल मौजूद है। लेकिन एक बात जो इत्मीनान बख्श बात ये है कि जो मरकजी मुल्ज़िम है उसकी हद तक तो बिल्कुल बहुत ये जो है उनके लिए इत्मीनान की बात है कि उसको अदालत ने जो है वो सख्त से सख्त सजा दी है और वो उनको इस हद तक तो बिल्कुल इंसाफ फराहम हो चुका है। शाखावर साहब, बहुत से लोग जानना चाहते हैं आज अदालत का माहौल कैसा था? जब सज़ा सुनाई जा रही थी तो ज़ाहिर जाफ़र को जब लाया गया और दीगर जो मुल्ज़िमान थे उनको लाया गया, तो क्या माहौल क्या था अंदर कमरे अदालत का? असल में चूंकि वो कमरा अदालत बिल्कुल भरा हुआ था और जब हम थोड़े पहुंचे तो उसमें तो दिल धरने की जगह नहीं, तो इसलिए
हमें तो उधर जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन चूंकि रश बहुत ज्यादा थी और वो जज साहब जब अदालत में तशरीफ लाए और जिन जिनको बरी करना था पहले उन्होंने अनाउंस किया, फिर उसमें जो 2 उनके मुलाजमीन थे उनको सजा अनाउंस की, और फिर आखिर में उन्होंने जो है वो जाहिर जाफर के बारे में बताया कि उनको किन किन काउंट में क्या क्या सजा हो रही है। तो उसमें बहुत ज्यादा तादाद में वकला भी और जनरल लोग भी उधर मौजूद थे, मीडिया के लोग भी थे, तो इसलिए हमें तो उधर अंदर जाने का मौका नहीं मिला। चले फिर भी आपको एक बार फिर मुबारकबाद शाखावर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बैरिस्टर अमरीन कुरैशी साहिबा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ज़बरदस्त फैसला आया है एक ऐसे जंगली और जुनूनी और कातिल के लिए जो इस तरह के मुआशरे में दंदनाते घूमते हैं और उनको लगता है कि अगर हम जुल्म करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो उनके लिए पैगाम है आज का फैसला कि अगर तुम कत्ल करोगे नाहक और जुल्म करोगे तो उसकी सज़ा भी उतनी ही कड़ी होगी। ये फैसला उनके लिए बहुत बड़ा पैगाम है। तो वो लोग जो इस तरह के जुल्म करते हैं वो अपनी आंखें खोलें। और दुआ मैं ये करती हूँ और शायद सभी ये दुआ कर रहे हैं कि ना सिर्फ फैसला आया और इस पर अमल दरामद भी हो, करार वाक़ई सज़ा मिले भी, ये दुआ है और ये उम्मीद भी है इंशाअल्लाह अपने अदालती निज़ाम से। ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे तो वज़ीर आज़म के दौरा रूस पर बात करेंगे। जी जनाब, वेलकम बैक। और वज़ीर आज़म के दौरा रूस पर बात करते हैं। 2 रोज़ा दौरा रूस है जो कि आज रात को ख़त्म हो जाएगा। अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात जारी है, जो कि 3 घंटे का दौरानिया बताया गया है, जिसमें अब तक जो कुछ ख़बरें सामने आई हैं वो ये आई हैं कि दोनों ममालिक के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, तिजारती मामलात हैं, सरमायाकारी है, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, इस्लामोफोबिया है, ये टॉपिक्स डिस्कस हो रहे हैं। एक ऐसे वक्त में वज़ीर आज़म रूस का दौरा कर रहे हैं जब रूस और यूक्रेन की सरहदों पर कशीदगी पाई जाती है। रूसी सदर पुतिन बार बार ये कहते रहे कि वो यूक्रेन पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन एक दिन पहले ही उन्होंने ये हुक्म दिया और जो रूसी फ़ौज थी उसने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, जिससे मुतादिद अफराद हलाक और मुतादिद ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। ऐसे वक्त पर पाकिस्तान रूस से क्या हासिल कर पाएगा और जो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हैं वो कितने बेहतर हो पाएंगे इस दौरे से। और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें कि अगर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर रूस से बात करनी है तो वो किस हद तक बेहतर हो सकती है, इसी पर हम बात करेंगे। हमें सबसे पहले ज्वाइन करें शहजाद अली साहब हैं, सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं, उनको सबसे पहले हम वेलकम कहते हैं। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वज़ीर आज़म रूस में मौजूद हैं और पूरी दुनिया की नज़रें हैं कि कैसे वक्त में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म दौरा कर रहे हैं रूस का, जब इतनी टेंशन है, इतनी कशीदगी है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही किया जा रहा है कि क्या हासिल करेंगे हम रूस से इस वक्त? देखिए, ये सारी जिंदगी हम इन्हीं बातों पे बात करते रहे हैं कि हम अमेरिका गए हैं तो वहाँ से क्या लेके आएंगे, या रूस आए हैं तो यहाँ से क्या हासिल करेंगे। अब बुनियादी बात यह है कि हमें अपने हमसायों के साथ अपने मामलात, अपने ताल्लुकात ठीक रखने हैं। खित्ते में अगर देर पा अमन हमने कायम करना है तो उसके लिए हमें दुरुस्त इत्तेहादियों का इंतखाब करना है। ये बड़ी अहम बात है। अगर आप 12-14 हज़ार किलोमीटर दूर इत्तेहादी बना लेते हैं और उसके बाद आपके पास कभी भी छठा बहरी बेड़ा जो है वो फिर आपके पास कभी भी नहीं आता। आप अपने हमसाये तब्दील नहीं कर सकते, आप अपना एटीट्यूड, आप अपना रवैया तब्दील कर सकते हैं, अपना फैसला करने का अंदाज तब्दील कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये दुरुस्त सिमत में ये कदम है। चूँकि रूस के हवाले से यहाँ पे मैंने ये महसूस किया कि पाकिस्तानियों के अंदर एक खामखा की नेगेटिविटी है। हम इनको वजह अपने मुखालिफ कैंप में रखा हुआ है, कुछ ये शायद इनकी टाइज इंडिया के साथ। एग्जैक्टली ये ज़ाहिर है अपनी अपनी परसेप्शन और थॉट्स होती हैं। आप मॉस्को में मौजूद हैं, कैसा माहौल आपने देखा? ज़ाहिर है अभी मुलाकात भी हो रही है, बड़ी अहम मुलाकात है, क्या कुछ निकल के आया है इस मुलाकात से अब तक, और एनवायरनमेंट कैसा देखा है आपने इस पूरे दौरे के दौरान वज़ीर आज़म के? देखिए, बहुत गर्मजोशी थी और मैं आपको बताऊं कि रेड कारपेट कल जब बिछाया गया तो वो कि ये तो एक वज़ीर आज़म को दावत दी गई थी सदर पुतिन की तरफ से, तो उस वक्त तक तो ये एक ऐसा दौरा था जिसमें दावत पे बुलाया गया था। जब हम सिफारती प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं तो 2-3 तरह के दौरे होते हैं। ऑफिशियल विजिट होता है, स्टेट टूर होता है और अनऑफिशियल होता है। तो कल जब रेड कारपेट बिछाया गया तो यहाँ पर जो सफारती अमला था उन्होंने बताया कि अब आप समझिए कि इस दौरे की नीयत तब्दील होने जा रही है। जब वो जहाज से लेने के लिए गए
उसके बाद रात को लेट नाइट एक डेवलपमेंट हुई कि आज सदर ने वजीर आजम को एक वर्किंग लंच पे बुलाया है। तो इसका मतलब ये है कि वो मुलाकात जो कम वक्त के लिए होने वाली थी, वो मुलाकात का दौरानिया बढ़ गया है। वजीर आजम ने भी खैर बड़ी जुर्रत और बहादुरी का काम किया इस वक्त, जबकि पूरी दुनिया रूस के ऊपर मुखालफाना नजरें जमाए हुए है और लोगों को लगता था कि शायद ये दौरा मुलतवी हो जाएगा। तो वजीर आजम इमरान खान ने दौरे को मुलतवी नहीं किया और यहाँ पर आ गए हैं। और मेरे ख्याल में आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि मुलाकात का वक्त भी बढ़ गया है। सही है। ऐसे में खैर जो गैस पाइपलाइन का मंसूबा है विद इन पाकिस्तान, उस पे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आज होने जा रहा है। इसी तरह से दिफाई मामलात है। इस्लामोफोबिया के हवाले से, चूंकि देखिए जो रूसी सदर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो तौहीन रिसालत है इस मामले को हम आज़ादी इज़हार नहीं समझ सकते। तो ये एक ऐसा मैं समझता हूँ कि एक पॉइंट है जिसपे इमरान खान चूंकि बड़े अरसे से वो वेस्ट को भी एड्रेस कर रहे थे और बाकी मुल्कों को भी एड्रेस कर रहे थे, तो अब भी वो कर रहे हैं। तो इस्लामोफोबिया के हवाले से हम भारत में अगर जिस तरह से वहाँ पे कहा जा रहा है कि मुस्लिम कुछ जो है वो फसादात शहजाद साहब, आप क्योंकि मॉस्को से मौजूद थे तो आप वहाँ की सूरत हाल हमें पूरी बता भी रहे हैं और वज़ीर आज़म के दौरे रूस के हवाले से बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका शहजाद साहब, हमें मॉस्को से ज्वाइन कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अब हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा जो कि माहिर आलमी उमूर की, उनको हम वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मारिया साहिबा, कैसी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम फाइन जी। अच्छा मारिया साहिबा, क्योंकि बहुत सी बातें हो चुकी हैं और आई थिंक सोशल मीडिया पर तो इतना कुछ आ चुका है, इतनी नेगेटिविटी फैला चुका है सोशल मीडिया वज़ीर आज़म के दौरे रूस को लेकर। तो हम ज़रा मोटी मोटी बातें कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि बहुत बोल्ड स्टेप था, आप समझती हैं वज़ीर आज़म का, ऐसे वक्त में अपनी टेंशन चल रही है रूस और यूक्रेन के दरमियान, तो वज़ीर आज़म गए हैं रूस, वहाँ मिल रहे हैं पुतिन से, मुलाकात उनकी अभी भी जारी है। क्या मिलेगा पाकिस्तान को इस मुलाकात से, कहाँ कहाँ फ़ायदा होगा? देखें, ये एक लिहाज से इस वक्त सबसे बड़ा तारीखी दौरा है जो किसी भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस खित्ते के अंदर किया है, क्योंकि 23 साल के बाद वज़ीर आज़म के साहब का ये दौरा इस बात की अक्कासी करता है कि पाकिस्तान इस वक्त खित्ते की तरफ देख रहा है अपने मकासद और बिलखसूस इस खित्ते के इस्तेहकाम के लिए। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान का मईशी मुस्तक़बिल है उसके अंदर भी पाकिस्तान खित्ते की तरफ देख रहा है अपनी मईशी तरक्की के लिए मुख्तलिफ मौक़े फ़राहम करने के लिए। इसके अंदर आप 5 चीज़ें देख रहे हैं जिसमें सर फ़हरिस्त ऑयल है, यानी कि आप चाहते हैं कि तवानाई के शोबे के अंदर ताउन किया जाए, दूसरी तरफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तीसरी तरफ दिफा है, और इसके साथ साथ आप ये भी समझते हैं कि जो इंडस्ट्री है उसके साथ जो ताउन और तमदन है उसके अंदर भी बड़ी हद तक जो है इस ताउन को फ़रोग़ भी मिलेगा। और इसके अलावा जो इस खित्ते के अंदर तिजारत का समा बनेगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत, उसके अंदर भी बड़ी हद तक आप एक अहम किरदार अदा कर सकेंगे। डॉक्टर मारिया साहबा, अभी आपने खुद गैस ट्रेन पाइपलाइन की बात की, ज़ाहिर 2015 से ये मनसूबा चल रहा है, लेकिन अमरीकी पाबंदियों की वजह से कोई ख़ास पेशरफ नहीं हो पाई। अगर असर नौ पर बात हो भी पाती है और जिस तरह की पाबंदियाँ मगरबी दुनिया की अभी रूस पर हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि वाकई रूस पाकिस्तान की इस एनर्जी सेक्टर में कोई मदद कर सकता है? देखें, इस वक्त जो बैनुल-अक़वामी दुनिया है यानी कि मगरब जो है उसकी तरफ से इस वक्त तकरीबन 90% दुनिया के ऊपर सैंक्शंस लगाई गई हैं, जिसमें ईरान सर फ़हरिस्त है, जिसमें रूस, चीन, पाकिस्तान, फैटफ की मुख्तलिफ कंडीशनैलिटीज़ आपके ऊपर अभी भी मौजूद हैं। और उसके साथ साथ जो खित्ते के मसाइल हैं उनकी तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं, खित्ते के अंदर बड़े मसाइल छोड़ के वो जा चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में तवानाई का मसला जो है सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, इस तमाम खित्ते का मसला है। और अगर आप देखते हैं जिस कंपनी के तहत आप इस वक्त ताल्लुकात इस्तेमाल करना चाहते हैं रूस के ज़रिए, वो रॉसप्रॉम है। रॉसप्रॉम इस वक्त जनूबी फार्स के अंदर ईरान के साथ ताउन भी कर रही है और ईरान के साथ बड़ी हद तक ऑयल एंड गैस पाइपलाइन के ऊपर काम कर रही है। जो पाकिस्तान की तरफ जो हिस्सा था उसके ऊपर अमेरिका की तरफ से ये सैंक्शंस थी कि कोई भी कंपनी जो ईरान के साथ काम करेगी उस पर हम सैंक्शंस लगाएंगे। ऐसी सूरत हाल में अगर रूस आपकी आके ऑयल पाइपलाइन का वो हिस्सा कंप्लीट करता है तो जाहिर सी बात है वो सैंक्शंस आपकी कंपनीज पे नहीं लगेंगी, क्योंकि वो पाकिस्तान
पाकिस्तान की तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि रूसी कंपनियां ही काम कर रही हैं जो जनूबी पार्ट्स में काम कर रही हैं, तो एक लिहाज से आपका जो मिसिंग लिंक है वो आप कंप्लीट करने में कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो इस वक्त आपने देखा हो, आपने गवादर के अंदर एक ऑयल सिटी की बात की है, उसमें आपने ऑयल रिफाइनरी की बात की। इस वक्त 95% दुनिया का जो तेल है वो पाकिस्तान की समुद्री राहदारी के सामने से गुजर रहा है, लेकिन अभी तक आपके पास मुल्क के अंदर कोई ऐसी सहूलत मौजूद नहीं जिसमें आप इन तमाम जहाज़ों को रोक सकें या इनके लिए ऑयल रिफाइनिंग या इस तरह के साथ जो मुख्तलिफ बाकी जो इंडस्ट्री है उसको फ़रोग दे सकें। इसमें कोई ढकी छुकी बात नहीं है। रूस जो है दुनिया के अंदर ऑयल के अंदर, तवानाई के शोबे के अंदर बिलखसूस जो है एक बहुत बड़ी ताकत है, और अगर वो आपके साथ इस शोबे में तावन करते हैं तो बड़ी हद तक आप ना सिर्फ अपने मादनी ज़राए उनको बेहतर तरीके से उन तक रसाई हासिल कर सकेंगे, लेकिन जो समुद्री राहदारी है मईशी एतबार से उसके अंदर भी आप अपने हिम्मत के मुताबिक हिस्सेदार बन सकेंगे। और फिर जो आपके ताल्लुकात रहे हैं रूस के साथ, जैसे कि स्टील मिल के मामले में, वो इस बात की वजाहत करते हैं कि चाहे 1971 की जंग थी या जो कुछ, उन्होंने वो तावन रोका नहीं। यानी कि ये एक रिलायबल पार्टनर्स हैं, रिलायबल इक़्तिसादी पार्टनर्स हैं। ये अगर हम करने में कामयाब हो जाते हैं तो कम से कम पाकिस्तान के अंदर जो उतार चढ़ाव है जो सियासत की बुनियाद के ऊपर है, मईशी ज़रूरत की बुनियाद के ऊपर नहीं आता, आप शायद उससे निकल सकें। तीसरा सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो ये है कि इस वक्त जो आपकी करेंसी है वो आप सिर्फ़ और सिर्फ डॉलर के ज़रिए काम कर रहे हैं। अगर 90% दुनिया के ममालिक के ऊपर सैंक्शंस लगती हैं और तमाम इक़्तिसादी मरकज़ दुनिया का आइंदा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत रूस और चीन के दरमियान और सेंट्रल एशियन स्टेट्स के दरमियान है, तो फिर जाहिर है आप भी चाहेंगे कि आपका जो बैनुल-अक़वामी तजारत है उसमें 100% रिलायंस जो है डॉलर के ऊपर ना हो, और क्योंकि अगर होती है तो फिर जाहिर है फिर उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है। अच्छा चलें, ये तो बात होगी कि इन फ्यूचर क्या हो सकता है, आपका जो दौरा है वो अहमियत का हमल है, लेकिन ये तो बात हो इन फ्यूचर क्या हो सकता है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए, लेकिन प्रेजेंट जो कि अभी मौजूदा सूरत हाल है वो इतनी अच्छी नहीं है। जब वज़ीर आज़म वहाँ हैं तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट्स जो हैं वो बहुत ही मंदी का शिकार हो गई हैं, स्टॉक एक्सचेंज पर तबाहकुन असरात हुए हैं। ज़ाहिर है रूस और यूक्रेन की सूरत हाल है, हमारा रुपया मज़ीद गिर गया है, डॉलर मज़ीद तगड़ा हो गया है, हमारी मईशत की जो हालत है वैसी बड़ी दुगरगू हैं। तो आपको लग रहा है कि अभी फ़िलहाल सिचुएशन में चीज़ें सही हो पाएंगी? देखिए यही बात है, देखिए यही इस बात पे डिपेंड करता है कि हम क्या वहाँ से लेके आते हैं। ये आपने एक बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर तो ये फ़ैसला कर लिया कि आप रूस के साथ खड़े होंगे। आपके वज़ीर आज़म का वहाँ होना, उनके तमाम मिनिस्टर्स का वहाँ होना इस बात की निशानदेही करता है। अब ये इस हुकूमत की अहलियत के मुताबिक है और आपकी अहलियत के मुताबिक है आपके वहाँ से कौन से मायदे वापस लेके आते हैं, क्योंकि ये फ़ैसला तो आप कर चुके हैं। वहाँ जाके कहना कि आप इस पर न्यूट्रल हैं वो दुरुस्त है, लेकिन हकीकत यही है कि इस वक्त फ़ैसला यही है कि अगर गैर इलाकाई ताकतें इस इलाके में दरअंदाजी करेंगी तो इलाके का जो भी नुक्ता नज़र है आप उसके साथ खड़े होंगे। दूसरी बात यह कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो करंट क्राइसिस है उसके पीछे जो है उसके पस मंज़र में नेटो रूस फाउंडेशन एक्ट है, जिसके तहत ये बात कही गई थी कि नेटो कभी भी यूक्रेन को अपना हिस्सा नहीं बनाएगा और ना ही कोशिश करेगा। लेकिन जो यूक्रेन की रियासत थी और उसके जो लोग थे उन्होंने ये बात जो है शायद पसे पुश डाली, और क्राइमिया के बाद दोबारा एक ऐसी सूरत हाल थी जहाँ ये लग रहा था कि शायद यूरोप या नेटो यूक्रेन को अपने अंदर जम करने में कामयाब हो चुके हैं। लेकिन जो सूरत हाल देखने में नज़र आई है वो ये है कि एक तो यूक्रेन के अंदर दो तरह के लोग मौजूद हैं, एक वो जो रूस के साथ हैं, एक वो जो समझते हैं कि यूरोप उनका मुस्तकबिल है। लेकिन जो रद्द अमल आया है चाहे क्राइमिया में चाहे उनकी मशरक़ी रियासत में, वो यही है कि अगर वो रियासतें आज़ादी का ऐलान करती हैं और उसके बाद रेफरेंडम के बाद कहती हैं कि रूस के साथ अपना मुस्तकबिल देखती हैं, तो यूक्रेन या अमेरिका या नेटो या यूरोप की तरफ से उनकी मदद में कुछ नहीं कहा गया। महज ट्वीट करने से तो जंगें नहीं जीती जाती हैं, जंगें जो हैं ज़मीनी इक़दामात से जीती जाती हैं, और यूक्रेन इस वक्त किसी सूरत हाल में मद्दे मुकाबल नहीं खड़ा हो सकता रूस के। रूस एक बहुत बड़ी इलाकाई अस्करी ताकत है और माशी ताकत भी है, और ये इस बात की वजाहत है कि इस वक्त खित्ता आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को रीडिफाइन कर रहा है, और इस रीडिफिनेशन के अंदर बेहतर बात यह है कि आप अब इस खित्ते के साथ खड़े हैं, इलाकाई ताकतों के साथ खड़े हैं। सही, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मारिया सुल्तान साहब। मीमून हमारे साथ मौजूद थी और वज़ीर आज़म के दौरे रूस के हवाले से अपना तज़किया पेश कर रही थी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई और सियालकोट का हल्का है NA-74, जहाँ पर सूबाई वजीर हैं जो कि PTI के टिकट होल्डर हैं गुलाम अब्बास, जिनके बेटे हैं एहसन अब्बास। अभी आप ये देख भी सकते हैं फुटेज में कि नादरा के ऑफिस ये गए और वहाँ पर नादरा इंचार्ज था, सरकारी अफसर जो कि ड्यूटी पर मौजूद था, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, उसको थप्पड़ मारे और उसके बाद उनका मौक़िफ़ ही आया क्योंकि ये इंचार्ज काम नहीं करता था, लोगों की तरफ से इसकी बहुत सी शिकायत थी, इसीलिए मैंने इसको मारा। ये थप्पड़ मारते हैं इसको और तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, लोग इनको रोक रहे होते हैं लेकिन ये उसको मार रहे होते हैं। कोई कार्रवाई भी हम इनके खिलाफ अभी तक अमल में नहीं लाई गई है। इसी पर हम बात करेंगे, हमारे नुमाइंदा खौरी हमें ज्वाइन करें। नदीम, ये बड़ा अच्छा इन्होंने एक अपना मौक़िफ़ दे दिया कि ये काम नहीं करता था इसलिए मैंने इसको मारा है। क्या इस नादरा इंचार्ज का भी कोई मौक़िफ़ आया, क्या बताया इसकी जानिब से गया है? जी बिल्कुल, ये आबिद अब्दुल रहमान नामी ये इंचार्ज था नादरा ऑफिस का, जिस पर ये तशद्दुद कर रहे हैं। वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है और ये बड़े सियासतदान हैं, सूबाई वजीर भी रहे हैं, साबिक सूबाई वजीर गुलाम अब्बास, ये उनके बेटे एहसन अब्बास हैं और ये वकील जिन्होंने अपने साथियों समेत ये नादरा दफ्तर पर हमला किया, आबिद अब्दुल रहमान नामी जो इंचार्ज है उन पर हमला किया। उनका जो मौक़िफ़ आया है वो FIR के अंदर दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया, आप ये कह रहे हैं? जी मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। उसी वक्त थोड़े देर के बाद मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया था। थाना बडियाना के अंदर ये मुकदमा दर्ज किया गया था, थाना फ्लोरा के अंदर ये मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी तो अमल में आई नहीं। पुलिस से जब हमारी बात हुई तो पुलिस का ये कहना था कि इन्होंने अपनी बेल करवा रखी है। बेल की तारीख शायद 28 बता रहे हैं, कोई अदालत फैसला करेगी इसका, लेकिन इनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं थी लाई गई, इनको रिलीफ दिया गया और इन्होंने जाकर अपनी बेल करवा ली। इसके साथ ही अगर पुलिस का कोई मौक़िफ़ आया इस पर, पुलिस ने कोई मौक़िफ़ दिया इस पर? पुलिस के से जब हमारे तर्जुमान के साथ खुरम शहजाद के साथ हमारा ये कहना था कि एहसन अब्बास को हमने गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि उन्होंने अपनी बेल करवा ली है। अदालत ने इनको 28 तारीख तक रिलीफ दिया था बेल के लिए, तो उसके बाद अब अदालत में ये फैसला है तो अदालत ही फैसला करेगी इस केस का कि इन्होंने जो नादरा ऑफिस के अंदर घुसकर नादरा के इंचार्ज आबिद अब्दुल रहमान पर तशद्दुद किया है, उसका फैसला, जिसकी वीडियो भी मंजर पर आ गई थी, लोगों ने शदीद तनकीद का इसको निशाना भी बनाया। जी हाँ बिल्कुल, ये किस किस्म की बदमाशी है जो कि साबिक सूबाई वजीर के बेटे मचा रहे हैं, वो भी सरकारी दफ्तर में एक सरकारी ऑफिसर के ऊपर हाथापाई करके। नदीम अताकारी बहुत शुक्रिया, मैं वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया था क्योंकि बेल उन्होंने पहले से करवा ली थी तो कोई गिरफ्तारी नहीं अमल में लाई गई है। बड़ा अफसोस का मकाम है और ज़ाहिर कुछ सोचना चाहिए हुकूमत को भी कि ऐसे लोग जो सिर्फ बदमाशी फैलाते हैं, सरकारी दफातर में जाके अपनी रुतबे का या अपने ओहदे का रोब झाड़ते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, आपसे कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।